हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरे पास है एक पोको का F1 मॉडल और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि सिम डालने के बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, नो सर्विस का इशू है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई भी नो नेटवर्क का इशू आता है, जैसे कि इमरजेंसी कॉल या फिर नो सर्विस का इशू आता है या लो नेटवर्क आते हैं या रेडियो ऑफ का मैसेज आता है, तो हम देखेंगे कि इसको कैसे हम रिपेयर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस फ़ोन को मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या फॉल्ट है और कैसे इसको रिपेयर करना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे फ़ोन का नेटवर्क सेक्शन होता है, ये एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसको मल्टीमीटर से चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पूरी फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा थ्योरिकल एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे फ़ोन में कोई भी सिग्नल आता है तो उसका एक PRX पाथ होता है जिसको प्राइमरी रिसीविंग बोलते हैं, और एक DRX होता है जिसको डाइवर्सिटी रिसीविंग पाथ बोलते हैं। ठीक है। जब कोई भी सिग्नल आता है हमारे फ़ोन में तो हमारा जो एंटीना स्विच होता है, जो हर फ़ोन में लगा होता है, वो उसके अंदर एक लाइन होती है, कपलिंग लाइन, जो उसको सेलेक्ट करती है कि आपके फ़ोन में जो सिग्नल आते हैं वो कौन से बैंड में ट्रांसमिट होना है। जैसे आपको पता है कि आपका फ़ोन 2G, 3G एंड 4G यानी लोअर बैंड, मीडियम बैंड और हाई बैंड पे काम करता है। ठीक है। इसके अलावा आपके फ़ोन में एक TX पाथ होता है जिसको ट्रांसमिटिंग पाथ होते हैं। इट मीन्स हमारे फ़ोन में दो पाथ होते हैं, RX और TX। तो RX पाथ में प्रॉब्लम आती है तो कौन कौन से फॉल्ट डायग्नोसिस किए जाते हैं, और TX फॉल्ट पाथ में जब प्रॉब्लम आती है तो कौन कौन से प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा हमारे मोबाइल फ़ोन में PA होता है जिसको हम पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। 4G का अलग होता है, 2G 3G का अलग होता है। हमारे फ़ोन में WTR किन फ़ोनों में लगी होती है, जैसे कि जो आपकी MSM सीरीज़ होती है CPU की, उसमें WTR ज़्यादातर यूज़ की जाती है, और जो SDM सीरीज़ होती है उसमें SDR यूज़ की जाती है। मीडियाटेक का अगर प्रोसेसर लगा हो तो MT61 से स्टार्ट होती है आईसियाँ। सैमसंग के फ़ोनों में ट्रांस रिसीवर लगा होता है। तो थोड़ी अगर बेसिक नॉलेज आपको है तो आप बहुत अच्छे से फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जब भी आपने बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे देखे होंगे कि जब भी नो सर्विस या रेडियो ऑफ का मैसेज आता है तो हम डायरेक्ट WTR को चेंज कर देते हैं और काफ़ी सारे फ़ोन ठीक हो भी जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फ़ोन ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सिर्फ WTR ही ख़राब नहीं होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो WTR ICs होती हैं उनके कुछ इनपुट वोल्टेजेस होती हैं। अगर एक भी वोल्टेजेस मिस हो जाती है तो आपकी WTR काम नहीं करेगी। आप 10 WTR भी चेंज कर लो तब भी आपका सिग्नल नहीं आएगा। WTR की कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है, जैसे DIG वोल्टेजेस होती हैं, इंटरनेशनल 1.8 होती है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा नेटवर्क सेक्शन होता है किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, कौन सा प्रोटोकॉल उसमें यूज़ होता है ना। इसके अलावा आजकल जितने भी नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसके अंदर PA को ऑपरेट करने के लिए, PA को चलाने के लिए एक APT मॉड्यूलेटर भी लगा होता है। पहले के जितने फ़ोन आते थे उसके अंदर PA की जो इनपुट वोल्टेजेस होती थी वो BPH होती थी, लेकिन अभी जो धीरे धीरे नेटवर्क सेक्शन चेंज होते जा रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में मैं इस फ़ोन को रिपेयर करूँगा, दिखाऊँगा कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम देखेंगे इसमें। और इसके अलावा कुछ मैं आपका थ्योरिकल पार्ट भी ऐड करूँगा जिसमें आप लोग को थोड़ा सा नेटवर्क सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि पूरा तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि नेटवर्क सेक्शन बहुत बड़ा है। ये अभी पॉसिबल। अब अगर मैं एक बैंड की बात करूँ तो बैंड भी दो टाइप के होते हैं, एक TDD बैंड होता है, एक FDD बैंड होता है, एक टाइम डिवीज़न होता है, एक फ्रिक्वेंसी डिवीज़न होता है। तो इस पूरे नेटवर्क सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास 2-3 घंटे का टाइम होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब वीडियोस पे। लेकिन हाँ, जो मेन पार्ट है वो ज़रूर आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वीडियोज़ को शूट करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एडिटिंग करनी पड़ती है और प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आप लोग जब वीडियोज़ को देखते हैं, टाइमिंग आपकी होती है, हमें पता चलता है यूट्यूब पे, तो अच्छा लगता है कि हमने इतना प्रिपेयर किया, आप लोग को कुछ उसका फ़ायदा मिला, है ना। यही हमारा मकसद होता है कि जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई लोग हैं उनको हम कितना हेल्प कर सकें यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हम देखेंगे इस वीडियो में।
तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पोको का F1 है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नो सर्विस अभी लिखा आ रहा है। वैसे तो मैं सबसे पहले ये एयरटेल की सिम इंसर्ट करके देखते हैं हम कि क्या कंडीशन है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि ये एंटीना वायर लगी हुई है, सब कुछ ठीक है। मैंने बस डिसेंबल किया है इसको और मैं पहले सिम इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर। इसका जो पासकोड है वो मेरे पास नहीं है क्योंकि कस्टमर ने पासकोड नहीं दिया है इसका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नो सर्विस है। तो अब हम थोड़ा सर्किट में समझते हैं कि हमारा जो पोको F1 का जो नेटवर्क सेक्शन है वो कैसे काम करता है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। तो इसके लिए मेरे पास बोर्नियो का ये हार्डवेयर टूल है और इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा ईजिली वे में और अच्छे से समझा पाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओप्पो का बोर्ड है फ्रंट और बैक का, और इसका जो नेटवर्क सेक्शन है ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये यहाँ से ये इतना पूरा इसका नेटवर्क सेक्शन है और फिर इसका कुछ नेटवर्क सेक्शन ये पीछे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारी एंटीना की तार लगती है और ये जो PRX पाथ होता है ये RF स्विच पे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मोबाइल फ़ोन में 3 पाथ होते हैं। एक को बोलते हैं PRX, जिसके थ्रू सिग्नल आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रिसीविंग, और जिस पाथ के थ्रू सिग्नल जाता है उसको बोलते हैं TX ट्रांसमिटिंग पाथ, और एक आता है DRX पाथ भी होता है हमारे फ़ोन में। जो DRX पाथ होता है उसको डाइवर्सिटी रिपेयरिंग रिसीविंग बोलते हैं। जब आप किसी से कॉल पे बात करते हो तो उस समय आपका जो प्राइमरी एंटीना होता है वो बिजी होता है। ठीक है, तो उस समय अगर कोई आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो उस समय आपका DRX पाथ यूज़ होता है। तो 3 पाथ होते हैं, RX, TX और DRX। तो आपने देखा कि ये जो पाथ होता है जब एंटीना की तार लगती है तो यहाँ पे ये रिसीविंग किए जाते हैं सिग्नल को एंटीना स्विच के थ्रू। तो ये सबसे पहले जो सप्लाई आती है जिस IC पे भी आती है ये PRX पाथ होता है, यहीं से ट्रांसमिटिंग भी होता है, रिसीव भी होता है सिग्नल। तो जो हमारा PRX पाथ होता है जहाँ भी जिस IC में कनेक्ट होता है एंटीना लाइन, उसी वो IC होती है एंटीना स्विच। ठीक है, सिग्नल सबसे पहले हमारे फ़ोन के नेटवर्क सेक्शन की जिस IC में कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम एंटीना स्विच। तो आप देख सकते हो ये आपका एंटीना स्विच है, लेकिन आजकल के जितने भी मोबाइल आ रहे हैं वो एंटीना स्विच जो होता है ना उसके साथ 2GPN बिल्ड कर देता है। ठीक है, जो पुराने मोबाइल फ़ोन्स होते थे उनके अंदर एंटीना स्विच अलग होता था, हर पार्ट अलग 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 होता था, लेकिन आजकल के मोबाइल फ़ोन में आपको अलग से एंटीना स्विच देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसको FEM मॉडल भी बोलते हैं, फ्रंट एंड मॉडल। इसके अंदर 2GPA और एंटीना स्विच मिक्स होता है। तो चलिए, तो जब भी आपके फ़ोन में सिग्नल रिसीव किए जाते हैं इस पाथ के थ्रू, आप देख रहे हैं इस पाथ के थ्रू, तो एंटीना स्विच के अंदर एक कपलिंग लाइन होती है, वो सिलेक्ट करती है कि आपका जो सिग्नल आया हुआ है वो लो बैंड है, हाई बैंड है और मीडियम बैंड है, और उसी हिसाब से हमारा जो एंटीना स्विच है सिग्नल को सिलेक्ट करके उसको एक पर्टिकुलर बैंड में ट्रांसफ़र करता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे B1 लिखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 35 नंबर पिन से एक सिग्नल निकल के जा रहा है, TRX B1 लिखा है। TRX B1 यानी इस ट्रैक के थ्रू रिसीविंग भी होती है और ट्रांसमिटिंग भी होती है ना। तो जो पर्टिकुलर जो सिग्नल होता है उसको उसी बैंड में इस ट्रैक के थ्रू सिग्नल ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब ये जो बैंड की जो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली में क्या होता है कि स्टेट वाइज और सर्विस ऑपरेटर के हिसाब से अलग अलग बैंड्स पे अलग अलग सिमें काम करती है। इसकी पूरी एक लिस्ट होती है कि आपकी एयरटेल की सिम 5 नंबर बैंड पे काम कर रही है, 30 नंबर की, 40 नंबर या 3 नंबर, ऐसे बैंड सिलेक्ट होते हैं। तो उसी के हिसाब से जो आपका एंटीना स्विच होता है वो बैंड्स को सिलेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो फ़ोन हम जो यूज़ करते हैं वो स्पेशली नॉट डिज़ाइन फॉर इंडिया, वो एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट के लिए डिज़ाइन हुआ है, कुछ फ़ोन यूरोप के लिए डिज़ाइन हुआ है। तो उस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वहाँ पे कौन सा बैंड काम करता है, तो उसी हिसाब से फिर नेटवर्क सेक्शन आपका डिज़ाइन होता है। तो इसकी पूरी लिस्ट आती है कि आपके एरिया में, जैसे दिल्ली में मैं हूँ तो यहाँ पे एयरटेल की सिम किस बैंड पे काम कर रही है।
ठीक है। तो इस तरीके से सिग्नल रिसीव करके बैंड पास फिल्टर से आपके ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे एक 2GPA लगा है, ये तो 2GPA है, और यहाँ पे देखिए एक 4GPA लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4GPA है और ये 2GPA है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में जो TX पाथ होता है, जिसके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है, उसके ट्रैक में हमेशा ना PA लगा होता है, पावर एम्पलीफायर, या इसको PFO भी बोलते हैं, पावर फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ये जो PA होते हैं, हमारे फ़ोन से जो सिग्नल निकल के बाहर जाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उन सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आजकल 2 PA देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप बात जानते हो कि हमारे फ़ोन में 2G, 3G और 4G के सिग्नल्स होते हैं, तो इसीलिए 2 PA लगाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे फ़ोन में जब सिग्नल रिसीव किए जाते हैं, तो उसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन में एक मेन जो IC होती है, जिसको हम बोलते हैं RFIC, है ना। तो जो RFIC होती है, हमारे पूरे नेटवर्क सेक्शन में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करती है, पूरे हमारे नेटवर्क सेक्शन को कंट्रोल करती है। तो ये RFIC मैं बता दूं किधर लगी है, ये बोर्ड के दूसरे साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये RFIC लगी हुई है, ये देखिए बड़ी वाली, ठीक है। चूँकि मैंने आपको बताया कि अगर MSM सीरीज़ का फ़ोन होगा तो उसके अंदर क्वालकॉम का MSM सीरीज़, तो उसके अंदर WTR लगी होगी, और ये जो आपका फ़ोन है इसके अंदर SDM सीरीज का प्रोसेसर है, तो ये SDR लगी है, ये है RFIC ही, ठीक है। तो हम इसको नॉर्मली SDR भी बोल सकते हैं और RFIC भी बोल सकते हैं। यही वो RFIC है मेन, जो पूरे हमारे नेटवर्क सेक्शन को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो एक यहाँ लगी है, आप देख सकते हैं ये RFIC। और इधर अगर मैं अभी आता हूँ, देखता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो IC है, ये भी एक RF सेक्शन का पार्ट है। आप किसी फ़ोन में देखना 2-2 RFIC दिया होता है, क्योंकि क्या होता है कि एक RFIC के लोड को कम करने के लिए एक और लगा देता है, उसी का वो पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा नेटवर्क सेक्शन में आपको बहुत सारे म्यूचुअल कपलर्स मिलेंगे, बैंड पास फिल्टर्स मिलेंगे, SPDT स्विच मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जिसका अलग अलग काम होता है। तो उसको इस एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। इसके पूरे RX, TX और DRX पाथ होते हैं। इसके अलावा जो हमारा इसकी जो नेटवर्क IC होती है, इसकी प्रोटोकॉल लाइनें भी होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू CPU से नेटवर्क IC कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अभी के जो नेटवर्क सेक्शन चल रहे हैं उसके अंदर जो PA होता है, पहले के जितने भी PA होते थे 4G या 2G, इसको काम करने के लिए बैटरी की डायरेक्ट सप्लाई मिलती थी या फिर BPS सप्लाई मिलती थी। तो आप देख रहे हो इस PA को भी देखो काम करने के लिए BPS सप्लाई मिली है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और इस 4G PA को भी काम करने के लिए आप देख सकते हो BPH पावर मिली है। लेकिन आजकल के जितने नए फ़ोन आ रहे हैं उसके अंदर एक APT मॉड्यूलेटर लगाता है। ये जो IC होती है ये स्पेशली डिज़ाइंड फॉर PA। ये PA को स्पेशली एक वोल्टेज प्रोवाइड कराती है, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट फॉर PA, VPA। और इसके ख़राब होने से भी आपके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल आती है। आप देख रहे हो ये छोटा सा जो रेगुलेटर लगा है, APT रेगुलेटर, यहाँ से इसका जो आउटपुट निकलता है ये इस PA को भी जाता है, इसका नाम है BPA। और ये वोल्टेज आपके यहाँ से होके ये 4G PA को भी जाती है, ठीक है। तो हम TX पाथ वैसे भी तब ट्रेस करते हैं जब आपके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल का ज़्यादातर इशू आता है। लेकिन अभी हमारे फ़ोन में नो सर्विस आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम RX पाथ को चेक कर सकते हैं, रिसीविंग पाथ को, ये एंटीना लाइन को। हमारा एंटीना स्विच भी ख़राब हो सकता है, हमारा ये जो बैंड पास फिल्टर होता है वो भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। और अगर इससे भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये सब सही होता है उसके बाद भी प्रॉब्लम है, तो फिर हम मेनली हमारा जो RFIC पे काम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आपके फ़ोन में नो सर्विस का इशू आता है तो ज़्यादातर RFIC का इशू आता है, उसकी वोल्टेजेस का इशू आता है। तो चलिए अब बोर्ड में देखते हैं। सबसे पहले हम RFIC को ही देखते हैं कि उसकी पूरी वोल्टेजेस आ रही है कि नहीं आ रही हैं, उसके बाद फिर RFIC को रिप्लेस करके देखते हैं।
आप देख सकते हैं कि हमने जो मदरबोर्ड है उसका जो RF सेक्शन के ऊपर का जो स्टील निकाल लिया है। और एक बार मैं आपको बोर्ड के अंदर आईसी की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एंटीना की वायर लगती है और ये ऊपर वाला RF स्विच है, ये 2GPA है एंटीना स्विच के साथ, और ये ऊपर जो 4GPA है। और इसके अलावा इसके अंदर बोर्ड के जो पीछे साइड है इसके अंदर SDR लगी है, SDR 845, ये देख सकते हैं ये वाली, ये बड़ी वाली, ठीक है। और इसके अंदर जो SDR का एक और पार्ट लगा है, पीछे भी एक छोटी सी नेटवर्क आईसी का एक पार्ट लगा दिया है लोड को कम करने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे ट्रबल शूट करना है। इसका जो मेन हमारा RFIC है वो ये है, देखिए ये जिसको हम SDR बोलते हैं, ये ठीक है, क्वालकॉम SDR 845। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि इस SDR की इनपुट्स को एक बार चेक कर लेना है कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं या कोई ट्रैक ओपन तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि SDRO या WTRO इसको काम करने के लिए एक DIG वोल्टेज आती है 1.0 और एक 1.8 की वोल्टेज आती है, और जो SDR लगी होगी इसमें और भी वोल्टेजेस आती हैं। तो आप सर्किट में देख सकते हैं कि कौन कौन सी वोल्टेजेस हैं। अगर इसमें एक भी वोल्टेज मिस होती है तो उस कंडीशन में आपका सिग्नल नहीं आएगा, नो सर्विस में चला जाएगा फ़ोन। आप 5 WTR भी चेंज कर लोगे SDR, तब भी आपका सर्किट काम नहीं करेगा। तो देखिए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये कैप है, तो एक आइडिया से हम चेक करते हैं। अभी से वोल्टेजेस भी आती होंगी, कई सारा प्रोटोकॉल लाइन भी होगा और भी चीज़ें होंगी, तो हम एक अंदाज पे कैपेसिटर्स पे एक बार एक एक करके GR चेक कर लेंगे। तो देखिए जो इसका GR है आप देख सकते हैं 334 इज़ राइट, और यहाँ भी इसका GR ठीक है, और ये इसका भी GR सही है, और ये इसका भी GR सही है। और यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं, देखिए हाँ ये देखिए ये शॉर्ट सर्किट है, ये देखिए ये ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट है। ये देख फिर से मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये कैप शॉर्ट है। तो इसको देखना पड़ेगा किस लाइन का है, और भी देख लेते हैं हम, कोई और कैपेसिटर शॉर्ट है, ये भी ठीक है, और ये भी कैपेसिटर ठीक है। इसका ट्रैक, इसका GR कितना है 436, और ये भी ठीक है। और ये कैपेसिटर, ये देखिए ये भी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे देखिए ये लाइन शॉर्ट है, ये देखिए। और ये कैपेसिटर का लाइन देखिए ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये तो रजिस्टर है, ये भी ठीक है। और देखिए ये भी शॉर्ट है। तो आपने देखा कि 1 2 और ये 3 कैपेसिटर शॉर्ट हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि ये किस लाइन के कैपेसिटर हैं। तो बोर्नियो को ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट कि जो कैपेसिटर कौन सा शॉर्ट था। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि रिपेयरिंग करना होगा तो अभी तक हो गया होता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको ये दूसरा फ़ोन आए तो आप इस तरीके से रिपेयर उसको कर सकते हो। तो वीडियो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए यही SDR है जो हम अभी चेक कर रहे थे, और इसके अंदर ये वाला कैप शॉर्ट दिखा रहा था C302, और ये वाला C308 और C318, ये 3 कैपेसिटर शॉर्ट थे। तो ये 3 कैपेसिटर को हम देखते हैं किस लाइन के कैपेसिटर हैं और इसके शॉर्ट होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं C302 देखिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ C302 को ये पे, और इसको सर्च करते हैं किस ट्रैक में लगा है कैपेसिटी। देखिए यहाँ लगा है C302। तो आप देखिए C302 जो कैपेसिटर है इस पे V रेगुलेटेड L8A 1.2 की वोल्टेज आती है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो वोल्टेज है SDR पे पावर IC से आती है, ठीक है। अगर ये वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगी तो ये 1.2 ये SDR U300 को नहीं मिलेगी और आपका जो फ़ोन है नो सर्विस में चला जाएगा, ठीक है। तो अब इस ट्रैक में कैपेसिटर शॉर्ट है, तो इस ट्रैक में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे हमें सबको एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आप देखो यहाँ पे वोल्टेज कौन कौन सी आती है। L8 1.2 ये भी पावर IC से LDO वोल्टेज होती है, और एक आती है L3A 1.0 ये भी LDO वोल्टेज होती है,
और L11A 1.0 ये भी, और यहाँ पे देखिए L3A 1.0 ये दोनों सेम वोल्टेज है, और L15 है 1.8। ठीक है, देखिए ये जो 1.8 की जो वोल्टेज है ना, ये शॉर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये वोल्टेज ना सिर्फ RFIC में नहीं आती है, पूरे कई सारे सेक्शंस में जाती है। अगर ये वोल्टेज शॉर्ट हो जाएंगी ना, ये वाली 1.8, तो आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे आ जाएगा। तो इसके शॉर्ट होने के चांस नहीं है, क्योंकि ये बहुत जगह जाती है। लेकिन ये जो वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज, ये 1.2, ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर RF सेक्शन, तो इसके शॉर्ट होने से आपका फ़ोन चलेगा, लेकिन नेटवर्क जो हमारा SDR है वो काम नहीं करेगी। तो देखिए ये वोल्टेज में दिखाता हूँ कहाँ से आ रही है। देखिए ये देखिए, ये आपके फ़ोन की PM है, यहाँ पे देखिए PM 845 आप देख सकते हैं, जो मेन पावर IC है। और ये इसका जो LDO डिपार्टमेंट है, LDO सेक्शन है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो पावर IC होती है उसके अंदर मोस्टली 4 सेक्शन होते हैं, LDO, बक, HK हाउसकीपिंग एंड CDC ऑडियो। तो ये आपका LDO डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर देखो कितनी सारी वोल्टेजेस निकल रही हैं, आप देख सकते हो, है ना। तो जितनी ये वोल्टेजेस निकल रही हैं, तो उसमें से जो हमारी ये जो वोल्टेजेस थी, मैं थोड़ा भूल गया कौन सी थी, बहुत सारी वोल्टेज थी तो मेरे माइंड से मिस हो गया। एक बार देख लेते हैं, L5 थी शायद, L8A है ना, L8A वोल्टेज थी। तो इसको मैं दिखाता हूँ, यहीं से पावर IC से हमारी निकलती है L8A। तो हाँ, ये देखिए V रेगुलेटेड L8A 1.2। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये हमारी PM से आ रही है। और जहाँ भी देखिए V रेगुलेटेड L8, और इसके ट्रैक में भी एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा है C661, राइट। तो ये ट्रैक शॉर्ट है हमारा। तो इस कंडीशन में हमारी पावर IC का भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि पावर IC के अंदर जो LDO सर्किट वो भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन फ़ोन ऑन होगा, सिर्फ ये सर्किट शॉर्ट हो सकता है। इसके अलावा इसके ट्रैक में जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कौन सा शॉर्ट है। तो इसके लिए मैं आपको बिटमैप दिखाता हूँ। बिटमैप में आपको बहुत आसानी से पूरा पता चल जाएगा कौन कौन से कैपेसिटर्स हैं। तो देखिए बिटमैप ओपन करते हैं हम, ये पोको का F1 का बिटमैप है, देखिए ये पोको F1 का बिटमैप है, और ये है हमारी SDR, देख सकते हैं ये SDR, और ये वाला कंपोनेंट शॉर्ट था। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो पूरा ट्रैक आपके सामने आ जाएगा। ये भी शॉर्ट होगा, ये जितने लाल वाले कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं सब शॉर्ट सर्किट के लिए आप चेक करोगे, इसी में से कोई एक पार्ट शॉर्ट होगा जिसके कारण ये ट्रैक शॉर्ट है। और ये वोल्टेजेस आती हैं आपकी, देखिए ये जो हमारा जो RF सेक्शन का जो पार्ट है इसमें भी वोल्टेजेस जा रही हैं, और ये वोल्टेजेस हमारी आती हैं PM से। देखिए ये PM से ही निकलती है इस बॉल से, ठीक है। और 1.2 की वोल्टेज इस कैप से होते हुए यहाँ से प्रोड्यूस होती है, इस कैप पे आती है, और फिर हमारे RFIC को जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आपको एक एक कैप को चेक करके देखना होगा, एक एक कैप को चेक करके निकाल के देखना होगा। तो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बता दूँ। या तो आप इस पर वोल्टेज इंजेक्ट करो रोजिन लगा के, या कुछ मेन कैपेसिटर्स को निकाल के देख लो, ठीक है। मेन कैपेसिटर्स को निकाल के देख लोगे तब भी काम चल जाएगा। तो पहले मैं कैपेसिटर्स कुछ निकाल के देखता हूँ, क्योंकि देखिए इसके अंदर मैंने जहाँ तक मैंने अभी तक जो नेटवर्क सेक्शन मैंने रिपेयर किया, तो उसके अंदर मेन जो हमारा PM के पास का जो कैप है वो ज़्यादा शॉर्ट होता है, या जहाँ पे प्रोड्यूस होती है वोल्टेज ये वाला। तो सबसे पहले इसको निकाल के देखते हैं। अगर इसको निकालने के बाद शॉर्टिंग नहीं हटी तो फिर एक बार आप इस बड़े वाले कैप को निकालो, और अगर उसके बाद भी शॉर्टिंग नहीं हटी तो फिर हम वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बोर्ड में हम देखते हैं इसको कैसे करना है। ये है हमारी PM, और यहीं से 1.8 वोल्ट 1.2 वोल्ट प्रोड्यूस होती है और इस कैप पे जाती है।
और इस कैप से होते हुए हमारी SDR पे जाती है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू बिट मैप ये भी कैपेसिटर शॉर्ट होना चाहिए। तो ये तो पॉइंट आई थिंक ग्राउंड है, तो ये शॉर्ट होगा। और ये जो पॉइंट है यहाँ देखिए ये भी शॉर्ट है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर को सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये कैपेसिटर शॉर्ट है या क्या कंडीशन है, और एक एक करके जो मेन कैपेसिटर निकालते हैं। और अगर शॉर्टिंग ऐसे नहीं निकली तो फिर हम वोल्टेज इंजेक्ट करके देखेंगे कि कैसे इसको आपको निकालना है। तो और अब हम वोल्टेज चेक GR चेक करते हैं कि कंडीशंस क्या है, शॉर्टिंग हमारी निकली कि नहीं निकली। तो देखते हैं, ये हमारा है, ये तो ग्राउंड है ही है। अब यहाँ पे देखते हैं शॉर्टिंग निकली कि नहीं निकली। देखिए अभी भी शॉर्टिंग है, मतलब ये कैपेसिटर हमारा सही है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, बाद में हम लगाएंगे, ठीक है। एक एक करके लगाएंगे, पहले हम देखते हैं शॉर्टिंग को निकालेंगे। अब एक बार हम SDR के पास चलते हैं और ये जो बड़े वाले कैप को निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस में मैंने देखा है कि ये शॉर्ट होता है बड़े वाला। उसके बाद फिर उसको देखेंगे निकाल के। ठीक है, इसको भी एक बार निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि इसी लाइन में ये भी लगा है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर भी हमने निकाल लिया। और ये देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक बार हम GR चेक करते हैं। ये तो ग्राउंड है, और ये देखिए GR ओके हो गया 292। इसका मतलब यही वाला कैपेसिटर शॉर्ट था। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको चेक करके। ये जो कैपेसिटर को जब आप चेक करोगे ऐसे करके, तो ये देखते हैं, ये देखिए ये 0 हो गया, मतलब यही वाला कैपेसिटर आपका शॉर्ट था। और इसी कैपेसिटर के शॉर्ट होने से हमारा जो नो सर्विस का इशू था, मतलब ये जो वोल्टेज आ रही थी 1.2 की ड्रॉप हो जा रही थी। अब देखिए अगर इस कैपेसिटर को निकालने के बाद भी अगर प्रॉब्लम होती, तो इस कंडीशन में मैं क्या करता कि इस ट्रैक में 1.2 वोल्टेज फ्लो करते हैं, तो मेरा जो DC पावर सप्लाई 1.2 पे होता, ठीक है। और माइनर एम्पियर जैसे लगभग 2.5 या 3 एम्पियर तक मैं यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करके देख लेता, ठीक है। तो रोजिन लगा के कोई ना कोई पार्ट गर्म हो जाता, कोई ना कोई कैप गर्म हो जाता। मैंने कैप्स एक 1 बाय 1 इसीलिए निकाला क्योंकि बड़े वाले कैपेसिटर ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं, इसीलिए मैंने निकाला। तो अभी हम कैपेसिटर को लगाएंगे नहीं, ठीक है। अभी हम कैपेसिटर को लगाने वाले नहीं हैं। अभी हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि हमारा सिग्नल आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने सॉर्टिंग को रिमूव किया, फॉल्ट को डायग्नोसिस किया। अब चलते हैं बोर्ड को निकाल के और हमारे पैनल में फिट करके देखते हैं कि सिग्नल का क्या हाल चाल है, आते हैं कि नहीं सिग्नल।
ये देखिए, हाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि एयरटेल का नेटवर्क आ चुका है। लॉक मेरे पास नहीं है, ठीक है, लॉक मेरे पास नहीं है कि मैं इसको ओपन करके आपको दिखा पाऊँ। तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन अब आई थिंक ठीक हो गया है। तो इस तरीके से मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं एक नेटवर्क सेक्शन को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ। काफ़ी हद तक मैंने पूरी कोशिश की है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ नॉलेज मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारा जो न्यू बैच है ऑफलाइन का, 20 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट है। जिनको भी स्कीमेटिक डायग्राम की एक डीप नॉलेज लेनी हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।